जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस है। इसी मुद्दे पे हम लोग चर्चा करेंगे, विश्व जनसंख्या दिवस पे जनसंख्या के बारे में और ख़ास करके भारत के परिप्रेक्ष्य में। आज के इस टॉपिक से वनडे एग्ज़ाम काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो यूपीएससी और पीएससी के एग्ज़ाम हैं, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के, उनमें भी यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। प्रत्येक एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो इन्हीं को एक बढ़िया सा अध्ययन हम लोग करते हैं। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस है। अभी 15 अगस्त को पिछले और उसके बाद फिर 26 जनवरी को भी प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जनसंख्या नियंत्रण की बात कही और तब से ये शब्द बड़ा तेजी से आने लगा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाना चाहिए, नहीं बनाया जाना चाहिए। आपको बताएं कि आज़ादी के बाद से और अभी तक लगभग 50 बार जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए प्रस्ताव जो है लोकसभा में पेश किए जा चुके हैं, लेकिन चूंकि वे निजी प्रस्ताव होते हैं, मतलब किसी एक संसद सदस्य के द्वारा दिए जाते हैं, इसलिए वो पारित नहीं हो सके। तो वो अलग की बात है। अभी 2019 में भाजपा के राज्यसभा सांसद थे राकेश सिन्हा, इन्होंने एक निजी प्रस्ताव दिया था जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के, और इन्होंने इसमें जो है वेंकट चलैया समिति का जो है उल्लेख भी किया था, जो संविधान समीक्षा के लिए बनाई गई थी वेंकट चलैया समिति। तो उसका भी उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया था, लेकिन जो है वो प्रस्ताव पारित नहीं हो सका क्योंकि वो निजी प्रस्ताव था। तो निजी प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, ठीक है। अगर भारत की जनसंख्या देखी जाए तो जनसंख्या के लिहाज से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है और चीन पहले स्थान पर है, जबकि जनसंख्या में भारत दूसरे स्थान पर है और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत 7वें स्थान पर है। अभी अगर हम इकोनॉमिक रिपोर्ट देखें तो उसमें एक बड़ा जो है विचित्र लेख आया। लेख था कि भारत की जनसंख्या जो है 2025 तक चीन को पीछे कर देगी। भारत की वर्तमान में जो जनसंख्या है वो 1.3 करोड़ है, 130 करोड़ के आसपास में, और चीन की जनसंख्या 1.4 करोड़ है। अब ऐसा अनुमान किया गया है कि भारत जो है आने वाले 5 सालों में चीन की जनसंख्या को पीछे छोड़ देगा, यानी 2025 तक भारत की जनसंख्या 1.5 करोड़ से ऊपर, 1.4 करोड़ से ऊपर हो जाएगी। 2030 तक भारत की जनसंख्या 1.5 करोड़ हो जाएगी और 2050 तक भारत की जनसंख्या 1.66 करोड़ के आसपास हो जाएगी, यानी 1.25 करोड़, 1.66 करोड़ के आसपास में हो जाएगी, यानी 2.25 अरब के आसपास में भारत की जनसंख्या हो जाएगी। जबकि चीन की जनसंख्या की बात करें तो चीन की जो जनसंख्या है वो 2030 तक स्थिर बनी रहेगी। तो ऐसे में चीन की जनसंख्या कम हो जाएगी और हमारी जनसंख्या भी बहुत अधिक हो जाएगी। हम इस मामले में, ये हमारे लिए जो है एक दुख का विषय है, बहुत बड़े दुख का विषय है। अब वही रिपोर्ट ये कहता है कि भारत की जनसंख्या जहां 2050 में 1.66 करोड़ यानी 2.25 अरब के आसपास में हो जाएगी, तो 2050 के बाद भारत की जो जनसंख्या वृद्धि रेट है, ग्रोथ रेट है, उसमें गिरावट आएगी और सन 2100 तक 1.3 की गिरावट हो सकती है, यानी कि लगभग 1.5 करोड़ पर वापस आ जाएगी, 1.5 अरब के आसपास में वापस हो जाएगी। तो ये वैश्विक रिपोर्ट है आउटलुक की। अब देखिए यहां पर एक बड़ा अच्छा सा नियम याद आता है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, आपने पढ़ा होगा। एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे माल्थस, उन्होंने एक पुस्तक लिखा था पॉपुलेशन थ्योरी, नहीं सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, एक निबंध वाला पुस्तक था। तो उसमें उनके लेख आए थे। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बहुत पूछा जाता है, बीए वगैरह के एग्जाम में पूछा जाता रहता है, वनडे एग्जाम में तो पूछा ही जाता है और यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या था, थोड़ा सा जानते हैं। माल्थस ने कहा था कि दो चीजें हैं। पहला तो ये है
कि जो मनुष्य के बच्चा पैदा करने की क्षमता है, जनन क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा है मनुष्य के पास, जबकि प्रकृति में संसाधन पैदा करने की क्षमता बहुत कम है। आप समझ रहे हैं ना, मनुष्य में प्रजनन की क्षमता बहुत अधिक है, जबकि प्रकृति उनका पालन पोषण कर सके इसकी क्षमता कम है। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब वो चारों तरफ वो जो है जनसंख्या तो बहुत अधिक हो जाएगी, लेकिन उनके खाने पीने की दिक्कतें बहुत हो जाएंगी और तब लोग भूखों मरना शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो जनसंख्या है, ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो जनसंख्या है, माल्थस ने कहा कि जो जनसंख्या है ये गुणात्मक श्रेणी में बढ़ता है। जो जनसंख्या है ये गुणात्मक श्रेणी में बढ़ता है। गुणात्मक श्रेणी मतलब इस बार 2 गुनी है तो अगली बार 4 गुनी, फिर 8 गुनी, फिर 16 गुनी, फिर 32 गुनी, फिर 64 गुनी, 128 गुनी, इस तरह से बढ़ती है जनसंख्या। और जबकि जो संसाधन हैं, अनाज उत्पादन है, खाने पीने वाली चीजें हैं, वे समांतर श्रेणी में बढ़ती हैं, समांतर श्रेणी में बढ़ेंगी। जैसे इस बार 2 गुनी तो अगली बार 3 गुनी, फिर 4 गुनी, फिर 5 गुनी, इस तरह से बढ़ती हैं। तो उन्होंने कहा कि लगभग 25 सालों में जनसंख्या डबल हो जाती है। माल्थस का सिद्धांत आया कि लगभग 25 सालों में जनसंख्या 2 गुनी हो जाएगी और अनाज उत्पादन जो है उतना बढ़ नहीं पाएगा। तो इसलिए जो है ये दिक्कत सामने आएगी कि एक समय जब जनसंख्या बहुत हो जाएगा और खाने पीने की चीजें कम हो जाएंगी तो आपस में युद्ध होगा। ध्यान दीजिए कि तो आपस में युद्ध होगा, दुर्भिक्ष पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। और जब खाद्यान्न और जनसंख्या दोनों का संतुलन बराबर हो जाएगा तब फिर ये सारी चीजें रुक जाएंगी। यानी उन्होंने कहा कि जो प्रकृति है वो खुद ही जनसंख्या नियंत्रण को बराबर कर देगी 25 सालों में। ये माल्थस का नियम आया। अच्छा, भारत के संदर्भ की बात करें तो जो है 1921 के आसपास तक तो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बड़े अच्छे से लगा भाई। 1921 को आप जानते हैं महाविभाजन का वर्ष कहते हैं, जनसंख्या में महाविभाजन का वर्ष 1921 को ही कहते हैं। तो ये बड़ी तेजी से लागू हुआ 1921 तक। फिर आजादी के बाद अगर देखते हैं तो भारत ने आमूलचूल परिवर्तन भी किया। थोड़ा सा अगर हम एक रिपोर्ट देखते हैं तो जो शिक्षित महिलाएं हैं, इसका एक बड़ा कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारणों की बात करें तो एक बड़ा कारण माना गया अशिक्षा को। एक रिपोर्ट आई जिसमें यह बताया गया कि वे महिलाएं जो 12वीं तक पढ़ी होती हैं, यानी जो महिलाएं 12वीं तक पढ़ी होती हैं, उनकी जो प्रजनन दर होती है वो 1.3 होती है, 1.3 होती है। जबकि ऐसी महिलाएं जो विद्यालय नहीं गई हैं उनके प्रजनन की दर बताया गया 3.5 होता है। यानी कि शिक्षा का महत्व आप यहीं से देख लीजिए कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि का कारण यही है अशिक्षा। जो शिक्षित महिलाएं हैं उनका 1.3 एवरेज है और अशिक्षित महिलाओं का 3.5 एवरेज है। तो ये जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाता है, तो इसको भी भारत में ध्यान देना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं जो शादी की उम्र रही है भारत में, तो उसको लेकर के भी बड़ा कंफ्यूजन रहा। अभी जापान में जब आप देखते हैं तो जापान में शादी की उम्र 30 से 35 साल पे होती है और भारत में तो अभी जल्दी में बाल विवाह समझ लीजिए खत्म हुआ और पूर्ण रूप से खत्म भी नहीं हुआ। अभी भी बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनमें बाल विवाह जो है होता है। एक निश्चित उम्र होता है जिसमें प्रजनन दर बहुत अधिक होता है, तो उस उम्र को अगर पार करके शादी किया जाए तो प्रजनन दर उतना रहेगा नहीं और इससे जनसंख्या नियंत्रण पर जो है काम भी हो जाएगा, यानी जनसंख्या नियंत्रित भी हो सकती है। तो ये चीजें भी प्रभावी है। और तीसरी बात ये बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएं। जैसे एक बात देखते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं एक ही बच्चा है, कुछ हो गया उसको तो क्या होगा, तो इसलिए दूसरा तीसरा, ये भी चीजें हैं। लड़की हुई तो लड़के की चाहत में, तो इसमें भी जो है दिक्कतें आती रहती हैं। बात करते हैं आजादी के बाद में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के भारत सरकार ने क्या कदम उठाया है, तो उन पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि आजादी के बाद से भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए और क्या क्या कदम उठाया गया।
भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने सबसे पहले जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया। 1952 के दौरान प्रधानमंत्री नेहरू जी के कार्यकाल में सबसे पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाया गया, लेकिन ये कार्यक्रम पूर्णतः जो है सफल नहीं हो सका। तो जब ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सका, क्योंकि उस समय भारत में अशिक्षा बहुत ज़्यादा थी। लोग संतान को ईश्वर की देन समझते थे, तो भारत में बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं हो सका। तो 1960 में नेहरू जी ने एक कमेटी गठित की, एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जनसंख्या नियंत्रण पर कि भाई कैसे क्या किया जाए। उस समिति ने जो है 1975 के दौरान जा करके अपनी रिपोर्ट सौंपी, क्योंकि इधर जो है नेहरू जी के बाद अगर देखें 1963 में नेहरू जी की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है शास्त्री जी आए तो उनका शांति का कार्यकाल रहा। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी जी आई। तो 1975 में ये रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट के आधार पर 1975 में जब आपातकाल लागू हुआ तो देश में व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर नसबंदी कार्यक्रम चलाए गए। काफी अमानवीय व्यवहार अपनाया गया जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए। उससे भी कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ और जनता में आक्रोश फैला। तो 1976 में भारत में पहली बार जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया गया। 1976 में भारत में पहली बार जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया गया और फिर 1981 में इसको संशोधित किया गया। जो जनसंख्या नियंत्रण कानून बना, जनसंख्या नियंत्रण कानून, वो 1981 में जो है संशोधित किया गया और इसमें किया गया कि जो विवाह की उम्र थी उसको बढ़ाया गया। विवाह की उम्र को बढ़ा करके जो वर्तमान में है इसको किया गया 21 साल और 18 साल किया गया। फिर 1981 में तो इसको संशोधन किया गया। 1984 में जो है एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था जनसंख्या। सम्मेलन का जो थीम था वो था जनसंख्या नियंत्रण और विकास। ये अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था और इसमें भारत ने जो है प्रतिभाग किया और उसमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए भारत ने हस्ताक्षर भी किया। तो 1996 की बात करते हैं जब हम, 1996 में भारत ने इसके लिए एक प्रभावी कदम उठाया और देश में काहिरा मॉडल लागू किया। जी हाँ, काहिरा मॉडल। थोड़ा सा इसको देखते हैं, काहिरा मॉडल क्या है जनसंख्या नियंत्रण के लिए। काहिरा मॉडल, इस समय जो जनसंख्या नियंत्रण के नियम चल रहे हैं वो सारे पूरी दुनिया के जो जनसंख्या नियंत्रण के मॉडल हैं वो काहिरा मॉडल पर निर्भर हैं। काहिरा मॉडल में केवल शिक्षा पर जोर दे करके ही जो है जनसंख्या नियंत्रण को अपनाया जाता है। किसी दबाव से नसबंदी जैसी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती, बल्कि लोगों को इतना शिक्षित करो कि वो खुद जनसंख्या की अधिकता को समझें कि अधिकता होने से क्या नुकसान है और कम रहेगी तो क्या जो है आसानी होगी। तो देश में 1996 से काहिरा मॉडल लागू कर दिया गया। फिर भी इससे बहुत ज़्यादा कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं हो पाया। तो देश में सन 2000 के आसपास में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाया गया अटल जी के सरकार में। अटल जी के सरकार में 2000 में जनसंख्या जो है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई गई। फिर 2000 में ही राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग बनाया गया। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग बनाया गया और फिर सन 2000 में ही राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष बनाया गया। राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष भी बनाया गया सन 2000 में। तो 2000 का जो कार्यकाल रहा अटल जी का, सन 1999 से लेकर के और 2004 तक का, अटल जी के शासनकाल में जनसंख्या नियंत्रण के लिए बहुत बड़े कदम उठाए गए। ये 3 कदम उठाए गए कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई गई 2000 में, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग बनाया गया सन 2000 में और राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष भी बनाया गया सन 2000 में ही। ये कदम हुए। उसके बाद में कांग्रेस की सरकार आई। तो 2004 के बाद से जब कांग्रेस की सरकार आई तो फिर इसमें कोई प्रभावी काम नहीं हो सका और एक समय के लिए ये वहीं पे रुक गया। 2021 के आसपास तक अगर हम देखें तो 2021 तक ये कहा जाता है कि देश में जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है, इसी में कहा गया सन 2000 में कि 2021 तक अगर देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आ जाता है तो देश की जनसंख्या में जो है जो गुणात्मक वृद्धि हो रही है उससे और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। जो माल्थस का नियम था कि 2
इस वर्ष 2, अगली बार 4, फिर 6, फिर 8, इस तरह से वृद्धि होगा। तो उन्होंने बताया कि इस तरह से वृद्धि जो है इसमें संभव नहीं होगा, बल्कि और तेजी से बढ़ेगा। अभी 2-3 सालों पहले इसी बात को अमल किया सबसे पहले असम सरकार ने, और असम में ये हुआ कि 21 जनवरी 2021 से किसी भी व्यक्ति को, किसी नागरिक को जो 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा करेगा उसको सरकारी सुविधाएं नहीं दी जाएगी। असम ने जो है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो बनाई गई थी उसको अपने यहाँ लागू किया, अटल जी वाला। और ये हुआ कि 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा करने पर जो है उनको लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन वे कर्मचारी जिनके पास पहले से 2 बच्चे हैं उन पर ये नियम नहीं लागू होगा। देश में कुल 12 ऐसे देश हैं जिन्होंने इस तरह के नियम बना रखे हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का पालन उन्होंने किया है। 12 राज्य ऐसे हैं। कुछ राज्यों ने तो अपने यहाँ ये भी रिकमेंड कर दिया है कि पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और तमाम सारी सरकारी सुविधाएं जो है, राशन कार्ड वगैरह, उनका नाम नहीं आएगा। इस तरीके से बहुत सारी चीजें दी गई हैं। तो ये कहीं ना कहीं लागू होना ही चाहिए, क्योंकि जो जनसंख्या वृद्धि है, भाई भारत में संसाधन उतने तो है नहीं। आप जानते हैं कि मनुष्य की इच्छाएं असीमित हैं और पूरा करने के जो साधन हैं वे सीमित हैं। अब सीमित संसाधनों के द्वारा असीमित इच्छाओं की पूर्ति करनी है, तो ये एक बड़ी बात है। हम जानते हैं कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में केवल 2.4% है। विश्व के कुल जमीन का भारत में कितना है? 2.4%, जबकि कुल जनसंख्या का 17.5% है। तो कितना ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। जल की बात करें तो भारत में विश्व के कुल जल का केवल 4% जल है उपभोग करने लायक। खेती के भूमि की बात करें तो विश्व के कुल कृषि भूमि का भारत में केवल 2% कृषि भूमि है। तो कहीं ना कहीं जो है संसाधनों की कमी भारत में बहुत है, और जबकि जो जनसंख्या है भारत में वो बहुत है। तो इन पर प्रभावी नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, इससे प्रभाव क्या होते हैं? क्षेत्रीय असंतुलन हो जाता है, क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिल जाता है, क्षेत्रीय असंतुलन होता है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट में कहा गया कि जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में जो जन्म दर है वो 1.3 प्रतिवर्ष है। 1.3 प्रतिवर्ष है वहां की ग्रोथ रेट। और उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत की जो ग्रोथ रेट है वो वहां से 4 गुना ज्यादा है। यानी उत्तर भारत की पॉपुलेशन ज्यादा है कंपेयर देन दक्षिण भारत की। अब ऐसे में वहां के लोग तो कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रित किए हुए हैं, तो उनके यहाँ जो संसाधन है दक्षिण भारत में वो और वहां की जो जनसंख्या है वो दोनों बराबर हैं, इसलिए वे राज्य सुखी हैं। उत्तर भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, क्षेत्रफल में कम है। तो इसलिए जब जनसंख्या ज्यादा है, क्षेत्रफल कम है, संसाधन कम है, तो इधर जो है ज्यादातर राज्य ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि में बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, ये राज्य ऐसे, मध्य प्रदेश हैं कि यहाँ जनसंख्या वृद्धि की जो रेट है वो बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं इसका जो है देश के संसाधनों पर प्रभाव पड़ता है। और आने वाले सालों में अगर कोई ठोस कदम सरकार के द्वारा नहीं उठाया गया, जनसंख्या नियंत्रण कानून प्रभावी रूप से नहीं लागू किया गया, तो उम्मीद है कि स्थिति और भी बदतर होती जाएगी। कुछ लोग तर्क देते हैं कि अधिक जनसंख्या होना भी बड़ी अच्छी बात है। तो अधिक जनसंख्या होना तो अच्छी बात है, लेकिन भारत जैसे विकासशील देश में जो अभी उठ के खड़ा हो रहा है उसके लिए ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो अपने युवाओं को पूरा रोजगार भी नहीं दे सकता। वो अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता। ये सही है कि पूरे विश्व में इस समय सबसे ज्यादा युवा जो है वो भारत में है, लेकिन तो ये भी सही है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी भारत में ही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पे एक प्रभावी कदम उठाना चाहिए, जिससे जो है देश में जनसंख्या को स्थिर किया जा सके, जनसंख्या में कमी लाई जा सके। हालांकि 2018-19 में एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि 1971 से 1981 के बीच में जो जनसंख्या की ग्रोथ रेट थी, जनसंख्या वृद्धि दर थी, वो 3.7 थी। और 2018-19 की बात की गई कि अब जो जनसंख्या की ग्रोथ रेट है वो 2.4 है। यानी कहीं ना कहीं जो है जनसंख्या वृद्धि में कमी आ रही है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारी साक्षरता दर बढ़ रही है, और जब साक्षरता दर बढ़ रही है, लोग शिक्षित हो रहे हैं, तो कम परिवार सुखी परिवार वाले अवधारणा को लोग समझ रहे हैं, जनसंख्या पे नियंत्रण आ रहा है।
लेकिन सरकार की तरफ से ये प्रयास किया जाना बहुत जरूरी है कि शिक्षा जो है वो व्यापक माध्यम बना करके और एक प्रभावी कानून भी बनाया जाए जिससे इस पे रोक लग सके। अब चूंकि प्रधानमंत्री ने 26 जनवरी को लाल किले से ये उद्घोषणा भी कर दी है, तो संभव है इस पे कोई जल्द नया कानून आए। तब तक हम सब इंतजार करते हैं। आप सब कोरोना महामारी से अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। उम्मीद है अपने अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद।